अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे बच्चों, आज मैं आपकी खिदमत में तो फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है, और ये है एसी थ्रू इंडक्टर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एसी थ्रू रेजिस्टर क्या था, तो बिल्कुल उसी जैसी स्टेप्स के साथ हम जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है इसमें, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो सेम टू सेम वही है। तो जिस तरह वहाँ पे हम पहले पढ़ते थे कि पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते थे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज़ लिखते थे, और फिर आखिर में जो है वो फेजर डायग्राम ड्रा करके पावर निकालते थे। सेम टू सेम उसी जैसी स्टेप्स होंगे। तो पहले जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एसी थ्रू इंडक्टर, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय इंडक्टर। इंडक्टर होता क्या है? इंडक्टर एक ऐसी कंडक्टिंग कोई भी ऐसी कंडक्टिंग वायर जिसको आप जो है किसी भी कोर मटेरियल के ऊपर वाइंड करके आप रख दें, और उसमें से जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाएं तो वो आपको जो है वो बैक ईएमएफ या एक अपोजिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको प्रोवाइड करे। तो ऐसी किसी भी कंपोनेंट को, ऐसी किसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर। इंडक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का एक सिंबल यूज करते हैं। ये इंडक्टर का सिंबल, ठीक है। ये एक थिक कॉपर वायर होती है नॉर्मली, ठीक है, जिसको किसी भी मटेरियल के ऊपर, किसी कोर मटेरियल के ऊपर वाइंड कर दिया जाता है, और जब भी इस पे से करंट को गुजारा जाता है तो करंट को अगर चेंज हो, अल्टरनेटिव करंट को गुजारेंगे तो चेंजिंग करंट इसके अंदर ईएमएफ इंट्रोड्यूस करेगा, जो बैक डायरेक्शन में होगी, यानी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी जो बैक डायरेक्शन में होगी, जिसे हम बैक ईएमएफ बोलेंगे। तो इस तरह का जो भी मटेरियल होगा इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो चीज़ होगी इसको इंडक्टर। इंडक्टर को हम एल के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने किसी भी इंडक्टर को अल्टरनेटिव करंट के साथ अटैच कर दिया, तो अगर मैं इसको अल्टरनेटिव करंट के साथ, ये सिंपल अल्टरनेटिव करंट का इसके साथ लगा दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा एसी थ्रू इंडक्टर। अब अभी जिस तरह मैं बता चुका हूं कि इंडक्टर में क्या करते हैं कि अगर आपने करंट को चेंज किया, यानी चेंजिंग करंट इसमें प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से बैक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें करंट को पहले चेंज करेंगे, यानी अल्टरनेटिव करंट प्रोवाइड करेंगे। तो अगर करंट चेंज करेंगे तो अल्टरनेटिव करंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था रजिस्टर वाला, उसमें अगर आपको याद हो तो हमने कहा था अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट पैदा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं हम? अगर करंट को चेंज करेंगे तो चेंजिंग करंट इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा। तो इसलिए इसमें करंट से स्टार्ट कीजिएगा। उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करते थे कि वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट पैदा होगा। यहाँ क्या है? करंट चेंज करेंगे तो बैक ईएमएफ पैदा होगा। तो इसलिए चेंजिंग करंट को पहले लिखिएगा। और आपको पता है कि अगर ये करंट है हमारे पास जो कि अल्टरनेटिव करंट है, तो इसका जो ग्राफ है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस ग्राफ को मैं यहाँ पे फिर एक दफा बता देता हूँ। आप देख रहे हैं कि जो अल्टरनेटिव करंट का जो ग्राफ है, ये हमारे पास जो करंट का ग्राफ आ रहा है वो किसके पे? आई मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी। तो आई मैक्सिमम तो होगी वैल्यूज कांस्टेंट, तो इस पे तो मसला नहीं है। इसका मतलब करंट का ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा? साइन ओमेगा टी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा होता है। इसका मतलब करंट का ग्राफ ऐसा होता है। ये जो हमारे पास करंट का ग्राफ आई, याद रखिएगा, ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है ये हमारे पास करंट का ग्राफ आ रहा है, ठीक। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम दिया हुआ है और वर्टिकल डायरेक्शन में इस वक्त करंट दिया हुआ है। ये तो करंट का ग्राफ है। अब हम बात करते हैं जब भी करंट को चेंज करेंगे किसी भी इंडक्टर के अंदर, तो बैक ईएमएफ पैदा होगी, और वो जो बैक ईएमएफ होगी वो हमारे अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बैक ईएमएफ होगी, आपने पढ़ा हुआ है इंडक्टर के केस में जो बैक ईएमएफ होता है, वो बैक ईएमएफ का क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में? E इज इक्वल टू L डेल आई ओवर डेल टी। ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर जो फैराडे लॉ वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा हुआ है। ईएमएफ इक्वल टू L डेल आई ओवर डेल टी। ये जो ईएमएफ है ये हमारे अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू L डेल आई ओवर डेल टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इतना करंट फ्लो करवाएं जो चेंजिंग करंट होगा, तो उसकी वजह से इतना ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इस ईएमएफ या वोल्टेज, बैकिंग वोल्टेज, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो V इज इक्वल टू L अपनी जगह पे आ जाएगा, डेल्टा I की क्या वैल्यू है? I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
ये आ जाएगी वोल्टेज की वैल्यू। क्यों? आपको याद हो, उस वक्त भी हमने पहले करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू लिखी, फिर करंट की वैल्यू को निकाला, कैलकुलेट किया। अभी पहले करंट है, चेंजिंग करंट, तो उसकी वजह से वोल्टेज देखते हैं वोल्टेज कैसा है। तो V इक्वल टू एल अपनी जगह पे। इसमें देखिए डेल्टा, डेल्टा का मतलब है चेंज ऑफ आई एन साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई टी, यानी टाइम के साथ साथ इस चीज का चेंज। और आपको पता है टाइम के साथ साथ आई मैक्सिमम चेंज नहीं होता, आई मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू जब वो चेंज नहीं होती तो इसको हम डेरिवेटिव या इसमें से निकाल देते, बाहर निकाल देते हैं। तो पीछे बच गया डेल्टा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये हमारे ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा मैथमेटिक्स में डेल्टा डेरिवेटिव के लिए बोलते हैं। तो मतलब साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप बच्चों ने यही बात है, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपने पढ़ लिया होगा डेरिवेटिव। तो साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस ओमेगा टी होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो चीज अंदर मौजूद होगी, यानी जो एंगल होगा, ठीक है, जो भी चीज है। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो v का क्या वैल्यू होगी, v इज इक्वल टू एल आई मैक्सिमम और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव, तो ये हो जाता है कॉस ओमेगा टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, तो ये ओमेगा आ जाएगा सर। तो ये साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा। अगर मैं इसे कंप्लीट लिखूं तो ये हो जाएगा एल आई मैक्सिमम, ओमेगा को भी साथ पहले लिख लिया, इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। कब? जब हम इतना करंट उसके अंदर से पास करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो ये जो वोल्टेज की वैल्यू है ये क्योंकि वेरी कर रही है, ठीक है, करंट की वैल्यू वेरी कर रही है, ये वैक्यूम है, तो ये हमारे पास जो है वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। तो ये इंडक्टर है। अब आपको पता है जब हम करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यूज लिखते हैं तो आखिरी बात इसमें ग्राफ में ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में जब करंट अप्लाई करेंगे तो इसका जो फेज है, फेज किसको बोलते हैं, ये जो साइन के आगे ये जो एंगल है इसको फेज बोलते हैं। इस वक्त अगर आप फेज देखें तो फेज है ओमेगा टी, लेकिन इस वक्त जो फेज है बजाय ओमेगा टी ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू साइन लिखी हुई है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कॉस लिखी हुई है। तो हमें इससे नहीं पता चल सकता कि दोनों में कितना फेज, यहाँ पे क्या फेज है और यहाँ पे क्या फेज है। इसलिए हम इस कॉस ओमेगा टी को कोशिश करें इस तरह साइन की वैल्यूज बना दें। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा v इज इक्वल टू एल आई मैक्सिमम, ओमेगा अपनी जगह पे लिख रहा हूँ। ये जो कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी को अगर आप साइन की टर्म में लिखें तो ये बन जाता है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। वो बच्चे जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो आसानी से साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को ऊपर करें, उनको पता चल जाएगा। मैं यहाँ रफ वर्क में आपको बता देता हूँ कि कैसे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को हल करूँगा तो कॉस ओमेगा टी आता है। तो देखिए जरा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 में हल कर रहा हूँ इज इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है अगर साइन ऑफ ए प्लस बी हो तो किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी हो तो साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी होता है। ये हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो इस लिहाज से साइन पहला कॉस दूसरा, कॉस पहला साइन दूसरा, सेम हुई बात। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी इनटू कॉस ऑफ पाई बाई 2, साइन फर्स्ट कॉस सेकंड प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस पहला साइन सेकंड, साइन ऑफ ओमेगा टी। उम्मीद करते हैं ये आपको नजर आ रहा होगा, आपके जो है व्यू से बाहर नहीं होगा, एनी अगर होगी तो तभी उसे देख लीजिएगा। साइन ओमेगा टी जो है वो तो ठीक है, कॉस ऑफ पाई ऑफ 2, कॉस ऑफ पाई बाई 2 मतलब कॉस ऑफ 90 जीरो हो जाता है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी जीरो, पीछे बच जाएगा कॉस ओमेगा टी इनटू ये देखिए साइन ऑफ पाई बाई 2 है, साइन ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। अब जो अगली टर्म cos ऑफ ओमेगा टी इनटू साइन ऑफ पाई बाई 2, तो अगर इसको मैं देखूं तो मैं देखता हूं cos ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ पाई बाई 2 1 होता है। तो इसका मतलब है देखें कि अगर आप इसको ऊपर मैंने किया है तो आपने देखा कि फर्स्ट टर्म है वो cos ऑफ पाई बाई 2 की वजह से जीरो हो जाती है, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसमें साइन ऑफ पाई बाई 2 1 होता है, तो 1 इनटू cos ओमेगा टी तो cos ओमेगा टी, तो मतलब cos ऑफ ओमेगा टी को साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। मैं जरा देख लेता हूँ कि क्या व्यू में है, अगर नहीं है तो फिर मैं उसको एक दफा रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपको नजर आ रहा था।
तो यूं हमारे पास मैं कह सकता हूं कि हम cos ओमेगा टी को sin ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूं। अब जरा चेक करें, अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 इसको चेक करें तो आपको आइडिया होगा कि ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आ रही हैं, अच्छा इस इक्वेशन में ये जो चीज है sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन की वैल्यू से पहले जो भी टर्म होती है वो पीक वैल्यू कहलाती है। दोबारा बता, ये साइन ओमेगा टी इससे पहले जो भी लिखा हो, यहाँ पे 100 लिखा हो, 20 लिखा हो, साइन की कुछ भी लिखा हो, जो भी वैल्यू से पीछे होगी वो हमेशा इस क्वांटिटी का पीक वैल्यू कहलाती है। मतलब यहाँ पे करंट है तो करंट की पीक वैल्यू, अगर यहाँ पे मैं 100 पाई लिख देता और मैं आपसे पूछता अच्छा जी पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, तो जो साइन के पीछे जो टर्म लिखी हुई चाहे उसमें 10 बातें भी लिखी हुई हो, सारी की सारी पीक वैल्यू कहलाती है। इन द सेम वे ये साइन से पीछे क्या लिखा हो, एल आई मैक्सिमम इनटू ओमेगा, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या कहलाती है, वोल्टेज की पीक वैल्यू। तो मैं इसलिए इस इक्वेशन को यूं लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू ये सारी की सारी वोल्टेज की पीक वैल्यू V मैक्सिमम इनटू साइन ऑफ आगे क्या है जी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास करंट की इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को 2 नहीं लिख सकते, बस इसको क्लियर। तो ये दोनों, अब अगर आप इन दोनों के दोनों इक्वेशन को चेक करें, वो जो फालतू चीज थी मैं उसे रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना करे ये साइन वाली जो वैल्यू थी। तो ये V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब अगर आप चेक करें तो आप देखिए जो हमारे पास करंट है उसका फेज आया था ओमेगा टी साइन के साथ, देखिए यहाँ पे साइन है यहाँ पे साइन, अब क्लियर होगी बात। करंट का जो फेज है वो ओमेगा टी है, जबकि वोल्टेज का फेज ओमेगा टी नहीं है बल्कि ओमेगा टी में पाई बाई 2 ऐड हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है। देखिए इसका फेज ओमेगा टी, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, तो मतलब पाई बाई 2 से कुछ वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो वोल्टेज का फेज है वो कितना है, 90 डिग्री ज्यादा है। तो हम इसको बोलते हैं, जिस तरह आपको याद होगा कि रेजिस्टर के केस में मैंने कहा था कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, क्योंकि उसमें वोल्टेज में अगर ओमेगा टी था तो करंट में भी ओमेगा टी ही फेज था। लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्क है, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, ये 90 डिग्री ज्यादा है जबकि ये 90 डिग्री पीछे है। तो इसका मतलब है करंट पीछे है वोल्टेज से कितना, 90 डिग्री, या यूं कह सकते हैं वोल्टेज ज्यादा है कितना, करंट से 90 डिग्री। तो अगर हम इसकी वेक्टर डायग्राम बनाए तो वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगी इसकी, वेक्टर डायग्राम अगर मैं बनाऊं यहाँ से तो मैं कह सकता हूँ, ये देखिए अगर मैं इसको शो कर देता हूँ, ये मेरे पास करंट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मैं वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या है जी 90 डिग्री ज्यादा है, तो यकीनी बात अगर ये करंट शो किया हुआ तो अगर वोल्टेज को शो करूंगा तो वोल्टेज को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं बना दूंगा। मैं दोनों मिक्स हो रहे थे तो इसलिए कर रहा, ठीक है। तो ये क्या है 90 डिग्री को, इसमें ये 90 डिग्री के साथ पाई बाई 2 लीड कर रहा है वोल्टेज, ठीक है। तो आप इसको दोनों ज्यादा पढ़ सकते हैं, वोल्टेज लीड द करंट बाय 90 डिग्री या करंट लैग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने एसी टू इंडक्टर में याद है। और अगर आपने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो जरा देखिएगा, जब हमारे पास साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन ऑफ 0 तो जवाब 0 आ जाता था। लेकिन अगर उस वक्त, यानी जो समझिएगा कि अगर हम टाइम के साथ साथ ग्राफ को शो करें, जरा इस बात को जरा बहुत गौर से सुनिएगा। देखें जब हम टाइम 0 लेते हैं, हम डिफरेंट टाइम, आपको पता है यहाँ पे हम टाइम कितना लेते हैं, t इक्वल टू 0, यहाँ पे t/4, यहाँ पे t/2, यहाँ पे 3t/4 और यहाँ पे पूरा t। अब आप बारी बारी यहाँ पे t की जगह 0 पुट करके देखें तो आप देखिएगा यूं ही ग्राफ बनेगा। अब आप क्यों करें, इसमें t की जगह 0 पुट करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, आप साथ साथ समझते जाइए। देखिए जब t को 0 रखेंगे, ये वाला स्टेज पे देखते क्या होता है, t 0 हो गया तो ओमेगा t क्या हो गया 0, तो बच क्या गया साइन ऑफ पाई बाई 2। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 क्या होता है 1, यानी 1 इंटू वी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब जब टाइम 0 होगा, t को 0 लिखेंगे तो वोल्टेज 0 नहीं होगा बल्कि वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। क्यों, t 0 ओमेगा t हो गया 0, तो बच गया सिर्फ पाई बाई 2, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो 1 इंटू वी मैक्सिमम, तो वी मैक्सिमम वैल्यू। जब t की जगह 0/t/4 पुट करके देखें, देखिए इस स्मॉल t की जगह t/4 पुट करके देखें, मैं आपको यहाँ पे रफ वर्क करके देता हूँ। देखिए ओमेगा t
प्लस पाई बाई टू। मैं एक दफा में करूंगा, बाकी खुद देख लीजिए। ओमेगा की जगह आप क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई टी। आप जरा देखिए 2 पाई बाई टी अपनी जगह पे, स्मॉल टी की जगह मैंने क्या कहा, टी बाई 4 पुट कर दे, तो स्मॉल टी की जगह टी बाई 4 पुट कर दिया, प्लस पाई बाई टू इसी तरह अपनी जगह। मैं सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूँ, ये टी और ये टी कट गया, ये टू कट गया, क्या बच गया, पाई ओवर 2 प्लस पाई ओवर 2, कितना हो जाएगा, पाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम t बाई 4 होगा तो यहाँ पे t बाई 4 लिखा था, जब यहाँ t बाई 4 लिखा था तो t बाई 4 ये और ये वाला करके पाई बाई 2 आंसर आया था। लेकिन जब यहाँ पे t बाई 4 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, पाई बाई 2 ये वाला, पाई बाई 2 ये वाला, दोनों मिला के पाई। इसका मतलब है ये एंगल पाई है। ऑटोमेटिकली जब हमने कह दिया कि वोल्टेज उससे लीड कर रहा है तो हर दफा आंसर 90 प्लस होता जाएगा। जब यहाँ पे एंगल 0 बनेगा तो यहाँ पे 90, जहाँ 90 बना है तो यहाँ पे 180, तो साइन ऑफ 180 0 होता है। इसका मतलब है 0 हो जाएगा वोल्टेज, तो ग्राफ यूं आ रहा है। पहले मैक्सिमम आपका, अगले स्टेप में आप खुद पुट कर दीजिएगा, टी की जगह टी बाई 2 पुट कीजिएगा। आप देखिएगा जब टी बाई 2 पुट करेंगे तो ये ओमेगा टी की वैल्यू पाई हो जाएगी, पाई ये और पाई बाई 2 ये, तो ये 3 पाई बाई 2 जो कि 270 होता है, साइन ऑफ 270 -1, तो ग्राफ यहाँ चला जाएगा इधर, तो यूं, और यूं ग्राफ हमारे पास ऐसे ही चल के जा रहा है, यूं ग्राफ जाएगा ऐसे, ठीक है। और आप इसमें ग्राफ में देखें कि जब करंट की वैल्यू 0 थी, ब्लैक वाला ग्राफ, तो उस वक्त वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम, और यूं अप टू सो ऑन हमारे पास जो है वो वैल्यू चलती रहेगी। लेकिन आपने यहां से नहीं देखना कि करंट 0 है तो मैक्सिमम, बल्कि आपने ये देखना है कि जब करंट को चेंज जो है वो यहाँ से मिड से देखिए या किसी जगह से, जैसे जैसे करंट को चेंज करते जाएंगे ऐसे ऐसे सिचुएशन में वोल्टेज जो है वो पैदा होता है, ठीक है। तो और वोल्टेज अल्टरनेटिव, तो यूं हमारे पास यहाँ से ये पता चला कि करंट जो है वो लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। आपने देखा जो वैल्यू भी टी की पुट करें तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में चेक करेंगे, तो अगर यहाँ पे पाई आया तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आएगा, यहाँ 0 आया तो यहाँ पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। तो इससे पता चला कि हमेशा वोल्टेज में फेज 90 डिग्री आगे होगा, जिसको ग्राफिकली यूं और वेक्टोरिकली यूं शो कर दिया। क्लियर, तो ये बात आपने बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट बात जो है वो ये है कि जिस तरह मैंने कहा था जो रेजिस्टर है वो अपोजिशन जो ऑफर करेगा उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी तरह इंडक्टर भी आप लाजमी बात देखें, वैसे तो इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस नहीं शो करता, क्यों, ये गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, और इसमें से रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट के फ्लो करने की वजह से, चेंजिंग करंट की वजह से बैक ईएमएफ पैदा हो जाता है। मतलब हम उधर वोल्टेज दे रहे हैं, वो वोल्टेज हम इधर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक रेजिस्टेंस की टर्म होती है। मतलब ये भी बताया उस तरह रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम उधर वोल्टेज दे रहे हैं वो हमें इधर वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं बैक, इस बना पे हम यहाँ पे भी कहते हैं कि ये भी रेजिस्टेंस होता है। तो वो पोजीशन जो इंडक्टर इस हालत में शो करेगा उसको हम रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर बोलते हैं। यानी वो पोजीशन जो इंडक्टर और अपोजिशन कैसे शो करेगा, मैंने आपको बता दिया कि जब हम इधर से करंट को चेंज करेंगे तो बैक ईएमएफ देगा, तो बैक ईएमएफ का मतलब रिवर्स में दे रहा है, तो ये भी रेजिस्टेंस की टर्म है। इस अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो ये जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, रिएक्टेंस को जिस तरह रेजिस्टर को आप R से डिनोट करते हैं, रिएक्टेंस को आप X से डिनोट करते हैं। और क्योंकि दो रिएक्टेंस हैं, अगले टॉपिक में कैपेसिटर भी आ जाएगा, तो इसलिए इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर के लिए XL लिख देते हैं। इसका मतलब है रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है, ये भी रेजिस्टेंस है, इसका भी यूनिट ओम ही आएगा, क्यों, ये भी रेजिस्टेंस होता है। इसका भी फार्मूला वही होता है, जिस तरह रेजिस्टर का फार्मूला होता है R = V/I, इसका भी फार्मूला V/I होगा, सिर्फ इंडिकेट इससे करेंगे। तो इसका क्या होगा फार्मूला, V/I, वही V/I। आप बदल चाहे तो V/I यूं लिख दें, V मैक्सिमम और I मैक्सिमम लिख दें, जो मर्जी लिख दें, VRMS और IRMS लिख दें, जो मर्जी लिख दें, लेकिन जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। अगर मैं इसका वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो जरा देखिए V मैक्सिमम की क्या वैल्यू, ये V मैक्सिमम है, आपको याद होगा इस V मैक्सिमम की वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली थी, यहाँ से L I मैक्सिमम ओमेगा को V मैक्सिमम लिखा था, L I मैक्सिमम ओमेगा की जगह V मैक्सिमम लिखा था, और नीचे I मैक्सिमम अपनी जगह पे, ये I मैक्सिमम ये I मैक्सिमम कट गया, तो इसका मतलब है XL किसके बराबर हो गया, ओमेगा L। दिस इज द फार्मूला फॉर रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। जिस ओमेगा की जगह आप 2 पाई f into LB लिख सकते हैं, या ओमेगा की जगह 2 पाई over T भी लिख सकते हैं, जो भी है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, और इसकी यूनिट ओम होगी, मेरे का बिल्कुल सेम उसी तरीके से। और आखिरी बात
जिस तरह उसमें भी याद होगा पावर कैलकुलेट की थी। तो पावर सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे पावर का क्या हो जाएगा कंसेप्ट, पावर की बात करें तो पावर का वही फार्मूला, एवरेज पावर की बात करेंगे तो P एवरेज होगा V और I एवरेज के बराबर होगा। उसी तरह V की वैल्यू पुट करें, I की वैल्यू पुट करें। V की वैल्यू क्या होती है, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी और I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। मैंने पहले बताया था जो वैल्यूज फिक्स होती है उसको एवरेज के अंदर नहीं लिखते, तो V मैक्सिमम और I मैक्सिमम ये दोनों क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हम एवरेज से बाहर निकाल देते हैं और हमारे पास पावर का फार्मूला बनेगा P इक्वल टू V मैक्सिमम I मैक्सिमम पढ़ा देते हैं, V मैक्सिमम I मैक्सिमम एवरेज से निकाल दिया, पीछे बच गया हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक साइन ओमेगा टी और दूसरा कॉस ओमेगा टी। ये हो गया जी हमारे पास में यहाँ। तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, V मैक्सिमम I मैक्सिमम तो हो गया कांस्टेंट, तो पीछे बच गया साइन ओमेगा टी इनटू कॉस ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, जिस तरह मैं आपको याद है अभी मैंने बताया था मतलब हमारा जो पहले वाला जो लेक्चर है उसके अंदर बात हुई थी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका एवरेज निकाला जाए तो 1/2 होता है, लेकिन साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी का एवरेज निकाला जाए तो जवाब 0 आ जाता है। तो यूँ हमारे पास पावर की वैल्यू आ जाएगी V मैक्सिमम I मैक्सिमम, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो यूँ हमारे पास पावर की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर कोई पावर लॉस नहीं करता, जबकि यही जब हमने आंसर रेजिस्टर के केस में निकाला था तो उसमें हमारे पास Vm Im आया था, जिससे पता चलता था कि रेजिस्टर मैक्सिमम पावर लॉस करेगा, जबकि ये देखिए किसी किस्म की पावर लॉस नहीं करा, अगरचे किसी ने बैक में प्रोवाइड किया इसके बावजूद भी पावर लॉस नहीं करेगा। क्लियर है बात। और आखिरी बात कि ग्राफ के जरिए पावर को कैसे शो करेंगे, किस तरह हमने रजिस्टर में शो किया था। अब जरा आप चेक कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। अब पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। यहाँ पे हम ग्राफ की बात करते हैं, इसी तरीके से शो करते हैं कि क्या पावर का केस आंसर 0 ग्राफिकली भी होगा या नहीं होगा। जरा देखिएगा, यहाँ से लेकर 0 से लेकर T/4 तक अगर हम देखें इस जगह तक, तो आप देखें ये जो ग्राफ है, जो वोल्टेज का ग्राफ है, जो ब्लू कलर से शो किया हुआ था मैंने, शायद आपको नजर आ रहा है या नहीं, ये लाइन से मैंने आपको पहले बताया था इस एक्सेस से, एक्स एक्सेस से ऊपर वाली जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है। मैंने ये जो वर्टिकल लाइन शो की हुई है इसके अंदर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए ये ब्लैक कलर का ग्राफ और ये दोनों के दोनों ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं। अगर V और I दोनों पॉजिटिव हो तो इसका मतलब पावर भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि पावर का फार्मूला क्या होता है P = VI, वोल्टेज पॉजिटिव करंट पॉजिटिव, इसका मतलब पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये पावर पॉजिटिव होगी, क्लियर है। तो ये पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ग्राफ में मैंने तो यहाँ से ज्यादा ही इसको वर्टिकल शो कर दिया, लेकिन आपको पता है कि वो मैंने उसकी वजह से ये, तो ये याद रखिएगा ये दोनों पॉजिटिव है तो इसलिए। अब जरा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज को चेक करें, यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये जो करंट का ग्राफ है ये एक्सेस से ऊपर है, जबकि यहाँ पे चेक करें तो ये वाला जो ग्राफ है वोल्टेज का ग्राफ जो आ रहा है ये नेगेटिव में आ रहा है, एक्सेस से नीचे। अब इसका मतलब करंट पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी और यूं ग्राफ यूं चला जाएगा ऐसे, पीक थोड़ी सी इससे ज्यादा बनेगा ठीक है। इसी तरह अगले साइकिल में क्वार्टर साइकिल में, ये क्वार्टर साइकिल बनते हैं। देखें यहाँ से यहाँ तक देखें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर बात करूं तो देखिए ये वाला ग्राफ भी एक्सेस से नीचे है, ये ब्लैक वाला ग्राफ है, यानी वोल्टेज भी ग्राफ लाइन से नीचे है और करंट भी ग्राफ लाइन से नीचे है। इसका मतलब दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो दोनों माइनस माइनस मिलके फिर प्लस बना देंगे, ये हो। और आखिरी क्वार्टर साइकिल में यहाँ से यहाँ तक देखें तो देखिए एक ग्राफ आधा मतलब करंट का ग्राफ नीचे और वोल्टेज का ग्राफ ऊपर, तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यू तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि देखें कि हमारे पास पहले क्वार्टर साइकिल में पावर पॉजिटिव का मतलब है पावर जो है वो ये कंज्यूम कर रहा है। अगले क्वार्टर साइकिल में क्या है, पावर नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि पावर जो है वो डिलीवर करके दोबारा सोर्स में दे रहे हैं, बैक में पैदा हो रहा है।
अगले क्वार्टर साइकिल में क्या फिर पॉजिटिव पावर है, जिसका मतलब फिर ये इंडक्टर कंज्यूम कर रहा है, और फिर आखिरी क्वार्टर साइकिल में क्या है फिर नेगेटिव है, जो ये जाहिर करता है कि ये दोबारा प्रोवाइड कर रहा है। अब पूरे साइकिल में देखें तो 2 दफा पॉजिटिव है, 2 दफा नेगेटिव है, इसका मतलब है 2 दफा वो प्रोवाइड कर रहा है और 2 दफा कंज्यूम कर रहा है। तो रिजल्टेंट पावर इसका मतलब है जो है वो ज़ाया नहीं हो रही, जितना दे रहा है उतना ही कंज्यूम कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो इंडक्टर होता है वो पावर लॉस नहीं करता। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो हेजिटेट नहीं होइएगा, आपको मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।